नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो अक्सर किताबों में कहीं दब सा जाता है। ये वो समय था जब भारत का पहला महान साम्राज्य टूट गया। पर यह सिर्फ एक अंत की कहानी नहीं है, बल्कि कई नई शुरुआतों की कहानी है। एक ऐसे दौर की जिसने भारत के भविष्य पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सोचिए क्या होता है जब कोई बहुत बड़ी ताकत, कोई सुपर पावर अचानक खत्म हो जाती है। जाहिर है एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाता है। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि उस खालीपन को भरने के लिए हमेशा नए दावेदार सामने आते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 185 ईसा पूर्व से, मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ, जब आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के अपने सेनापति ने कर दी, तो भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। जो एकता थी वो बिखर गई। मौर्यों के जाने से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसने दरवाजे खोल दिए। एक तरफ से बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ गया, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर ही कई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं। हर कोई उस खाली सिंहासन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। तो देखिए, इस दौर के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे भारत के अपने स्वदेशी राजवंश, जो मौर्य साम्राज्य की जमीन पर ही अपनी ताकत बना रहे थे, और दूसरी तरफ थीं विदेश से आई नई शक्तियां, जो उत्तर पश्चिम से भारत में दाखिल हो रही थीं। चलिए पहले भारत के अपने दावेदारों से मिलते हैं। ये वो राजवंश थे जो मौर्यों के दिल यानी मगध और उसके आसपास के दक्कन के इलाकों से उभरे थे। इनमें सबसे पहले आते हैं शुंग। इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्यों का तख्तापलट किया था, और उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए पुराने अश्वमेध यज्ञों को फिर से शुरू किया। शुंगों के बाद कण्व आए, पर उनका राज ज्यादा चला नहीं। लेकिन दक्कन में एक बड़ी शक्ति उभर रही थी, सातवाहन। इनकी एक बहुत ही दिलचस्प बात थी, इनके राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे ताकतवर राजाओं के दौर में सातवाहन सिर्फ एक राजवंश नहीं रहे, बल्कि वो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े हो गए। इसीलिए उन्हें दक्षिणापथपति कहा गया, यानी पूरे दक्कन के स्वामी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और बात करते हैं उन ताकतों की जो भारत के बाहर से आईं। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया और यहीं अपने राज्य बसा लिए। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये जो बाहर से आए लोग थे, ये भी कई अलग अलग जगहों से थे। जैसे बैक्ट्रिया से आए हिंद यूनानी, जिनका राजा मिनांडर बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना लिया। फिर मध्य एशिया से शक आए, जिनके राजा रुद्रदामन ने मौर्यों के समय की एक झील की मरम्मत करवाई। इसके बाद पार्थियन आए, और फिर आए वो जो इस दौर के सबसे ताकतवर खिलाड़ी साबित हुए, कुषाण। कुषाणों की बात ही अलग थी। वो सिर्फ विजेता बनकर नहीं आए, उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां भारतीय, यूनानी, ईरानी और मध्य एशियाई संस्कृतियां आपस में घुल मिल गईं। एक नया फ्यूजन तैयार हुआ। और इस नए दौर का सबसे बड़ा चेहरा थे कनिष्क। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला था। मतलब एक ऐसा एम्पायर जो सही मायनों में प्राचीन दुनिया का एक चौराहा था, जहां पूरब और पश्चिम आकर मिलते थे। कनिष्क का असर बहुत गहरा था। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई, जिसने बौद्ध धर्म की दिशा ही बदल दी। और सबसे बड़ी बात, उनका कब्जा था मशहूर सिल्क रूट पर, जो उस जमाने का सबसे बड़ा ट्रेड रूट था। इसी वजह से उनका साम्राज्य बहुत अमीर और शक्तिशाली बन गया। अगर कनिष्क की सोच को समझना है तो उनके सिक्के देखिए। एक ही सिक्के पर आपको भारतीय देवता शिव, यूनानी देवता हीलियोस और ईरानी देवता मित्र सब मिल जाएंगे। ये सिक्के सिर्फ पैसा नहीं थे, ये उनके साम्राज्य की खुली सोच और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे दौर का, इस उथल-पुथल और इस मेलजोल का आखिर भारत पर क्या असर पड़ा? इसकी विरासत क्या थी? असर बहुत गहरा था। मिलिट्री में बेहतर घुड़सवार सेना और नए हथियार आए। प्रशासन चलाने के लिए क्षत्रप जैसा सिस्टम आया। आर्ट में गांधार और मथुरा स्कूल का जन्म हुआ, जहां भारतीय और यूनानी स्टाइल मिलकर एक नई कला बना रहे थे। और कुषाणों के सोने के सिक्कों और सुरक्षित व्यापार मार्गों ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त उछाल दिया। तो आखिर में वही सवाल, क्या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का ये दौर सिर्फ बिखराव और अराजकता का था, या फिर ये उथल-पुथल असल में एक रचनात्मक ऊर्जा थी, जहां अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से एक ऐसा भारत बन रहा था जो पहले से कहीं ज्यादा विविध, सहनशील और समृद्ध था? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है
कि ये दौर एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी।